नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल एडिशन में। मैं हूं आपके साथ अनंत। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन की जन आकांक्षा के रूप में हुआ था। समाज सेवी अन्ना हजारे की अगुवाई में शुरू हुए लोकपाल आंदोलन से जन्मे युवा नेताओं ने एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया। यूपी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रशांत भूषण जैसे नामी गिरामी लोगों को राजनीतिक पहचान मिली। लेकिन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की थिंक टैंक यानी विचारक मंडल की छुट्टी कर दी गई। सत्ता अरविंद केजरीवाल और उनका अंध समर्थन करने वालों के आसपास सिमट गई। दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए यूपीए सरकार के पुराने भ्रष्टाचार के मुद्दे हवा हो गए। कॉमनवेल्थ से लेकर टैंकर घोटाले तक किसी को तवज्जो देना बंद कर दिया। उल्टे भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे से पैदा हुई आम आदमी पार्टी की सरकार को भ्रष्टाचार ने निगलना शुरू कर दिया। आपकी सरकार कालीन के नीचे मुद्दे सरकाने की कोशिश करती रही, लेकिन आपसी कलह और महत्वाकांक्षाओं ने आप सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार की परतें उखाड़नी शुरू कर दी। आज केजरीवाल कैबिनेट के मंत्री रहे कपिल मिश्रा के आरोप आम आदमी पार्टी के ताबूत पर आखिरी कील साबित हुए। आखिर आपकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या है असली वजह? क्या आपकी मौत आम आदमी के सपने की मौत है? आज इन्हीं सवालों पर आधारित है हमारा कार्यक्रम स्पेशल एडिशन। राजनीति और व्यवस्था में बदलाव जन आकांक्षा का प्रतीक बनी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के क्षय रोग से ग्रस्त होकर मृत्युशैया पर पड़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर उन्हीं के कैबिनेट मंत्री रहे कपिल मिश्रा के आरोपों ने केजरीवाल के साथ साथ पूरी पार्टी को बेनकाब कर दिया है। बात तो होनी थी राजधानी में पानी के संकट की, लेकिन सियासत और भ्रष्टाचार ने आम आदमी पार्टी का ही पानी उतार कर रख दिया। ईमानदारी का मुखौटा पहनना बेहद आसान है, लेकिन मुखौटे को चेहरा बनाना बेहद मुश्किल। सियासत ने एक जननेता का मुखौटा नोच लिया। बेखौफ और बेबाक अंदाज को लेकर बनी आम आदमी पार्टी दिनों दिन घूसखोरी समेत तमाम आरोपों से जूझ रही है। इस आपके सबसे बड़े और वरिष्ठ मंत्रियों में से एक सत्येंद्र जैन पर एक नया आरोप जड़ा गया। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन से घूस लेने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल पर उनके कैबिनेट मंत्री का आरोप लगाना बताता है कि अब आम आदमी पार्टी अपनी बर्बादी के कगार पर है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। भ्रष्टाचार से जंग लड़ने का दावा कर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की पार्टी अब ओवर हो गई। प्राध्यापक, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठनों से निकल कर आए लोगों को लेकर सामूहिक नेतृत्व का नाम था आम आदमी पार्टी। लेकिन धीरे धीरे प्रभावशाली नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर सत्येंद्र जैन जैसे लोग अरविंद केजरीवाल के करीबी हो गए और अब उनकी नजदीकियों की वजह भी सामने आई। किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पे रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सत्येंद्र जैन को लेकर कई मामले हैं जो सबको मालूम है। उन पर अपनी बेटी को लीगल एडवाइजर बनाकर फ्लैट आवंटित करने का भी आरोप है। रिश्तेदारों को पद भी दिए गए। हालात ये हैं कि अब तक 5 मंत्रियों को हटाया जा चुका है। 6 मंत्रियों पर आरोप लग चुके हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुलाकर भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। मामला बाहर नहीं आने दिया गया। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। उन पर भी करीबियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। लेकिन आम आदमी पार्टी के दामन पर तो दाग लग ही गया। एक विधायिका के पति और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को एक मंत्री का ओएसडी बना दिया गया। अपनों को खूब रेवड़ी बांटी गई। शुरुआत में तो चुप्पी छाई, लेकिन बाद में सुविधाओं की बंदरबाट में झगड़ा होना तय था। कपिल मिश्रा को भी जब पद से हटा दिया गया तो उन्हें ईमानदारी याद आने लगी। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दे। दरअसल पार्टी में 2 खेमे पहले ही बन चुके थे।
कुमार विश्वास खेमे का समर्थन दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने हाल ही में खुलकर किया भी। कपिल मिश्रा भी कुमार खेमे के नेता माने जाते हैं। तो वहीं लाभ के पद का मामला भी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जाता है। पार्टी ने अपनों को रेवड़ी बांटते हुए अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। विरोध शुरू होने पर आनंद फानन में केजरीवाल कैबिनेट ने संसदीय सचिवों को लाभ के पद के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव पास करा लिया। चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित कर लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी पर सत्ता का गलत फायदा उठाने का संदेश जा चुका है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गोवा तक बदलाव की उम्मीद बनी आम आदमी पार्टी वापस दिल्ली तक ही सिमट कर रह गई और अब दिल्ली में भी सत्ता की मलाई सिर्फ 2 लोगों को खाते देखकर आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं का मोह भंग बढ़ता जा रहा है। आदर्शवाद का कंबल ओढ़कर घी पीने वाले केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष अब सबके निशाने पर आते जा रहे हैं। कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल की टकराहट में आने वाले दिनों में ऐसे और भी मामले सामने आने के आसार हैं। अहंकार और भ्रष्टाचार समेत सत्ता के सभी दुर्गुणों ने आम आदमी पार्टी को क्षय रोग का शिकार बना दिया। मफलर मैन की खांसी अब आम आदमी पार्टी की टीबी में बदल चुकी है। ये सियासी दमा जनता की उम्मीदों के बल पर बनी आम आदमी पार्टी की जान लेकर छोड़ेगा। सचिन शर्मा, एपीएन। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार पर छिड़े घमासान को लेकर अन्ना हजारे ने गहरा दुख जताया और कहा कि केजरीवाल उनके साथ रहे हैं, इसलिए ये देखकर गहरा दुख हो रहा है। मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है कि हम जिस भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ते रहे, दिल्ली के भ्रष्टाचार के विरोध में जो लड़ाई हुई, उसके कारण केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए और आज उन पर आरोप होना इतने दुख की बात है, मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। तो वहीं कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए और कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। इस खुलासे के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी केजरीवाल सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही है। ये अब तक के किसी भी मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसकी गवाही स्वयं कैबिनेट रैंक का एक मंत्री दे रहा है, प्रत्यक्षदर्शी है। हम इसकी निंदा करते हैं और तुरंत उनके इस्तीफे की मांग करते हैं, ताकि दिल्ली की जनता को आगे किसी लूट और भ्रष्टाचार से बचाया जा सके। और इसी पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ ऋचा पांडे मिश्रा हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ अर्जुन आत्रे हैं कांग्रेस से और उदय सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। ऋचा पांडे, शुरुआत में आप ही से करूंगा। ये सिर्फ आरोप कहा जाए इनको कि कपिल मिश्रा की गवाही मानी जाए? देखिए, एक मंत्री को अगर पद से हटाया जाता है तो वो विचलित होके रोष में, गुस्से में या किसी भी कारण से जो अनर्गल बयानबाजी करता है, उसको अगर इतना ज्यादा तूल दिया जाए तो वो भी समझ नहीं आता। लेकिन ऋचा पांडे, तूल क्यों ना दिया जाए? सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर वो पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं, वो भी वो मुख्यमंत्री जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके जिन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, उन्हीं के ऊपर सीधा पैसे लेने का आरोप। जी, बहुत बार ऐसा होता है, जब भी किसी को पद से हटाया जाता है वो सबसे पहले अटैक उसी पे करता है जिस पे उसे सबसे ज्यादा विश्वास होता है और बिना मतलब की बातें कर रहे हैं, जिस उल जलूल बातें कर रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि उनको एक तरह से सोर लूजर की तरह बिहेव कर रहे हैं जी। और 2 दिन पहले कोई बात कह रहे हैं कि मैंने इतने पैसे देखे, मतलब ऐसी चीजें जो समझ नहीं आती हैं, जो समझ से परे हैं। हाँ।
अब क्या कह सकते हैं। लेकिन आम आदमी कि पार्टी में व्यक्ति की चीजें मति रिपीटेटिव भ्रम हो क्यों होती जाती है रहती है? या प्रोफेसर बुद्धि आनंद भ्रम की हो बात जाती कीजिए, है, सीमा कौशिक, इससे यामिनी क्या कहा गोमर, जा सकता है? योगेंद्र यादव, शांति भूषण, शाजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी, पूनम आजाद, वेद प्रकाश, कपिल मिश्रा, लगातार ऐसे ही आरोप तो लगे हैं आपके ऊपर। ऐसे तो मैं आपको, भारतीय राजनीति में हर पार्टी में लोग आते हैं और लोग जाते हैं और समय समय पे बहुत लोगों को निष्कासित किया जाता है, बहुत सारे मंत्रियों को फेरबदल मंत्रिमंडल में किया जाता है। मैच्योरिटी से बात करनी चाहिए, ये तो उल्टे सीधे आरोप लगाने लगे। मंत्रिमंडल में फेरबदल क्यों किया गया उस पर प्रश्न करते, उनको क्यों निकाला गया उस पर प्रश्न करते तो समझ आता। वो सरकार का डिस्कशन है मैम, वो सरकार का डिस्कशन है, उस पर आरोप हमारा नहीं बनता। अर्जुन आत्रे, क्या चीजें वाकई में इतनी सीधी हैं जितना ऋचा पांडे बता रही है कि सिर्फ ये झूठा आरोप लगाया गया? देखिए, बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा शख्स जो अपने आप को देश का सबसे ईमानदार आदमी कहता था और उसी ईमानदारी के दम पर जो है, भ्रष्टाचार की लड़ाई के दम पर, जैसा भी अभी हमने अन्ना हजारे जी का भी देखा कितने वो दुखी थे इस बात से कि उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई पे और अपने आप को ईमानदार घोषित करते हुए ये लोग जो है दिल्ली की जनता से इन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया। और आज इतिहास में ऐसी पार्टी पहली आम आदमी पार्टी बन गई है कि उसी के मंत्री ने अपने जो अभी मंत्री पद से एक दिन पहले हटाए हैं और फिलहाल अभी वर्तमान में विधायक भी है उसकी पार्टी के, वही अपने मुख्यमंत्री के ऊपर जो है आरोप लगा रहा है कि मेरे सामने पैसे लिए दे गए हैं। तो ये कैसे अनर्गल आरोप हो गए, ये कैसे निराधार आरोप हो गए? इसका मतलब जो केजरीवाल जी ने इससे पहले जो 3 साल पहले जब सत्ता में आने से पहले आरोप लगाए, इन्होंने तमाम कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाए, या आप सत्ता के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, बिना किसी आधार पे आरोप लगाए, तो क्या वो भी सब निराधार आरोप थे? और ये तो उन्होंने जो आरोप लगाया उसका तो कोई आधार नहीं था। ये तो सामने एक शख्स, जो ऐसा शख्स जो किसी एक संवैधानिक पद से अभी हटाया और वर्तमान में विधायक है और उन्हीं की पार्टी का है, वो कह रहे मैंने अपनी आंखों से देखे। बिल्कुल, गवाही दे रहे आरोप नहीं है। अगर कपिल मिश्रा कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से कौन सा आधार होता है? कोरा आरोप इसको नहीं माना जा सकता। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी से। अश्विनी जी, पहला रिएक्शन क्या है आपका इस खुलासे के बाद? देखिए, आज का जो दिन है ये दिल्ली की जनता के लिए और मैं तो कहता हूँ देश की राजनीति के लिए काला दिन है। यहाँ पे मैं आपको टेक्निकली ये बताऊं कि कपिल मिश्रा अभी भी मंत्री हैं। अभी तक इन्होंने चिट्ठी लिख के एलजी को भेजा नहीं उनको मंत्रिमंडल से हटाने की। इन्होंने मीडिया में कह दिया हटा दिया। सच्चाई ये है कि अभी 1 घंटे पहले मैंने कंफर्म किया है, अभी तक इन्होंने एलजी को चिट्ठी भी नहीं लिखी है। इसका मतलब कपिल मिश्रा मंत्री है जी। मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं। अगर एक संविधान की शपथ लेके एक मंत्री कह रहा है हमने देखा 2 करोड़ रुपए एक दूसरे मंत्री को लेते हुए, मुख्यमंत्री को लेते हुए और मंत्री को देते हुए जी, अब मैं अगर ये मान भी लेता हूँ कपिल मिश्रा अगर झूठ बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री का ये काम था तुरंत, जैसे सुबह आरोप लगाया 1 घंटे के अंदर इस पूरे मामले को जांच के लिए सीबीआई को भेज देना चाहिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को भेज देना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए। ये दिल्ली सरकार का काम था, ये इन्होंने नहीं किया। और ये करना तो छोड़िए, मीडिया के सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनको पता है मीडिया के सामने जाएंगे 4 सवाल पूछेंगे, न केजरीवाल जी सामने आ रहे हैं, न सत्येंद्र जैन जी सामने आ रहे हैं। इससे बड़ा बहुत मच्छर है, मुझे बहुत मच्छर काट रहा है। इन्होंने ये काम किया है इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही सामने आके जवाब देने की। उन्होंने सिसोदिया जी को भेज दिया, उन्होंने 10 सेकंड के अंदर बोल दिया तो आरोप अरे भैया बेबुनियाद आरोप है, तो आप FIR क्यों नहीं करा रहे? उसके खिलाफ क्रिमिनल। ठीक है, ऋचा पांडे, क्या रिएक्शन है आपका? मुझे पूरी तरह से काट रहे हैं अभी। ऋचा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। कपिल मिश्रा के खिलाफ ये FIR कराएंगे ठीक है अश्विनी जी, ऋचा पांडे तक मेरी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है, वापस उन तक हम लोग कनेक्ट होंगे। उदय सिन्हा साहब के पास आऊंगा कि जो अभी कहा है अश्विनी उपाध्याय ने कि भाई आधिकारिक तौर पर अभी भी वो मंत्री हैं, अगर एक मंत्री आरोप लगाता है तो क्या सिर्फ बेबुनियाद उस आरोप को माना जाएगा? उसके पीछे सच्चाई क्या कुछ भी नहीं होगी? नहीं, सच्चाई कैसे हम एस्टेब्लिश करेंगे कि ये सच्ची बात है और ये झूठी बात है? अभी तक तो 2 व्यक्तियों की बयानबाजियां ही हैं, उसको आप किसी को सच मान लीजिए, किसी को झूठ मान लीजिए जी। तो कपिल मिश्रा अगर कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे देते हुए देखा है और वो लगातार उसमें 2 करोड़ रुपए भी बता रहे हैं कि 2 करोड़, मेरा प्रश्न इसमें यह है कि वो कैसे जाने कि 2 करोड़ है? या तो सत्येंद्र जैन ने कहा कि 2 करोड़ है। दूसरी बात है कि इस बात को जब भी उनसे पूछा जा रहा है तो वो उसको इस बात में घुमा कर बात कर रहे हैं कि हमने 50 करोड़ की जमीन की डील कराई जी।
सवाल यह है कि इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी में बहुत ही आम बात है, क्योंकि मैं शुरू से इस बात को कहता आया हूं कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये एक कुछ लोगों का हुजूम है और कुछ लोगों के हुजूम में आने की वजह से जो महत्वाकांक्षाएं हैं, सभी व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं अनियंत्रित है। तो कभी किसी कालखंड में किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा जब बढ़ जाती है तो ये घटना हो जाती है और लगातार इस बात को दोहराई जाती है। इसी बात में एक चीज पर और ध्यान देना होगा, जिससे कि कपिल मिश्रा के आरोपों की ग्रेविटी काफी कम हो जाती है कि योगेंद्र यादव, जो कि राजनीतिक रूप से और जो आइडियोलॉजी है उस तौर पर भी अरविंद केजरीवाल से सहमति नहीं रखते, उनके खिलाफ वो चीजें रहती हैं। वो भी ये कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे, मुझे यकीन नहीं होता। कुमार विश्वास, जो कि जिनका लगातार फ्यूड हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, वो भी यही कहते हैं कि भाई मुझे यकीन नहीं होता। तो जो लोग विरोधी हैं, अगर वो भी यकीन करने को तैयार नहीं, तो क्या संभावनाएं हैं कि आरोप बेबुनियाद और पॉलिटिकली मोटिवेटेड? ये देखिए, कुमार विश्वास जो है वो एस्टैब्लिश्ड विरोधी नहीं है। कुमार विश्वास का स्टैंडिंग पोजीशन जो था वो कुछ दिन पहले तक था कि पार्टी में फेरबदल होना चाहिए और पार्टी को ठीक तरीके से काम करना चाहिए। कुमार विश्वास का ये था। कुमार विश्वास के सबसे विश्वासी व्यक्ति थे कपिल मिश्रा। अब कपिल मिश्रा के विश्वास को तोड़ करके कुमार विश्वास क्यों उस तरफ चले गए या क्यों अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बयान देने लगे, ये हमारे ख्याल से इसमें कोई जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होंगी वो उसकी पूर्ति हो रही होगी। ये इसका खुलासा तो तभी होगा कि अगर राज्यसभा की सांसदी मिल गई कुमार विश्वास को, तो आप ये मान के चलिए कि ये सारा बवेला राज्यसभा सांसदी के लिए हुआ। ठीक है। अश्विनी उपाध्याय, संजय सिंह जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि भाई ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और बीजेपी के इशारे के तहत ही तमाम चीजें हो रही हैं। नहीं, देखिए वो क्या कह रहे हैं मैं उससे नहीं जाऊंगा। मैं इतना जानता हूँ, संविधान की शपथ लेके न तो मंत्री मैं तो एक बार उन्हीं की बात को कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ ये आरोप बेबुनियाद है, लेकिन अगर ये आरोप बेबुनियाद है तो अभी तक कपिल मिश्रा के खिलाफ न तो अरविंद केजरीवाल की और सत्येंद्र जैन ने FIR क्यों नहीं कराया, दोनों क्रिमिनल डिफेमेशन केस क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पूरे मामले को CBI को क्यों नहीं हैंड ओवर कर रहे हैं, इसके खिलाफ LG से मिलकर इसकी पूरी जांच की बात क्यों नहीं कर रहे। और छोड़िए, वो मीडिया के साथ आने क्यों डर रहे हैं? आखिर मीडिया तुमको सजा नहीं दे देगी, मीडिया तुमको फांसी नहीं दे देगी, कम से कम आके अपनी बात तो रखे तो। ये सारा बात वो अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से, मनीष सिसोदिया के माध्यम से कहलवा रहे हैं, वो सामने आने की उनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? आज तक उन्होंने कभी मीडिया से बात नहीं किया, आज तक उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं है, इस मामले में तो पीछे भाग रहे हैं। जी ठीक है। ऋचा पांडे मेरे साथ लगातार बनी हुई है। ऋचा पांडे, अश्विनी उपाध्याय का साफ कहना है कि भाई अगर आप लोग जानते हैं ये चीजें कि जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत आरोप हैं, तो क्यों नहीं फिर सामने आके इस बात का खंडन किया जाता, या फिर सरकार आपकी है क्यों नहीं इस बारे में इंक्वायरी बैठा दी जाती? उसी तरह काम किया जाएगा जैसा अश्विनी उपाध्याय जी चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंक्वायरी बिठाई जाए, वो चाहते हैं। उनके जाने से क्या होता है जी, बिना मतलब की बातें अगर नेता करे कोई और उसके बाद फिर नहीं, सवाल ऋचा पांडे ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, सवाल ये कि आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आपका एजेंडा रहा है, आप ही के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो फिर क्यों नहीं इंक्वायरी की बात की जाती? अगर इसके कोई पुख्ता सबूत है तो उसको आगे ले जाएं, उस पर कुछ कार्यवाही करवाएं, उसके बाद देखेंगे। परंतु बिना किसी लॉजिक के एक उल जलूल बात को कह देना और सोचना कि उसको सीरियसली लिया जाएगा, ये तो मेरे ख्याल से ठीक बात। आप सीरियसली ना लीजिए, लेकिन अगर इस तरह बड़ा आरोप लगाया जाता है, मानहानि होती है, तो मानहानि का मुकदमा ठोक दीजिए। देखते हैं, वो तो अब PAC की बैठक होगी तो डिसाइड होगा कि क्या करना है। परंतु अश्विनी उपाध्याय जी अपनी पार्टी में ध्यान दें और वहाँ पर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन उन्हें लेना चाहिए अपने लोगों से, वो देखें, दूसरों पर। दरअसल ऋचा पांडे, ग्रेविटी जो आरोप है उनकी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई पहला आरोप नहीं है, एक फहरिस्त बहुत लंबी बन जाती है अगर सत्येंद्र जैन का नाम आता है। जितने आरोप उनके ऊपर लगे हैं, अपनी बेटी को फेवर दिलाने का मामला हो, कोई और घोटाले हो, तमाम चीजें आती हैं सामने। हाँ अनंत जी, आप ऐसा कह रहे हैं कि एक अगर किसी बच्चे को या किसी को एज ए इंटर्न लगाया जाता है तो ये ऐसा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, और अगर ऐसी कोई बात है भी
तो सीबीआई, एसीबी, दिल्ली पुलिस सब कुछ सत्येंद्र जैन के पीछे पड़े ही हुए हैं एंड उनके तथ्यों को पता करें और उनको अंदर करें। पर आज तक तो कोई इन पे एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ हवाइयां छोड़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास तथ्य है, हवाई नहीं, ऋचा पांडे, क्या ये बात सही नहीं है कि करोड़ों की संपत्ति को इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जब्त किया था, कुर्क किया था? मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। हवाला के साथ कारोबारियों के साथ सीधे संपर्क रखने का भी आरोप है। दो बातें समझ में आती हैं कि हमारे इतने सारे विधायकों को बार बार पकड़ के एफआईआर किया गया और हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डपट लगाई कि आप बिना आधार के कैसे पकड़ सकते हैं। तो इल्जाम लगाना, दोष मढ़ना एक अलग बात है, परंतु उसे प्रूव करना एक अलग बात है। अगर इन लोगों को लगता है कि कोई दोषी है तो उसे संवैधानिक तरीके से दोषी करार करे तो वो दोषी है। मीडिया ट्रायल करके, मीडिया ट्रायल में माहौल बना के उसे दोषी करार ना करे। तो एक ये बात हमें बहुत समझ आनी चाहिए। और देश की अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया के सामने आके इस बात का खंडन क्यों नहीं करते? अरविंद केजरीवाल जी जब आना चाहेंगे तो वो करेंगे खंडन। मेरे ख्याल से मैं इस बात का खंडन कर रही हूँ, ये काफी है। एक प्रवक्ता कर रही हैं और भी बहुत सारे लोगों ने, मंत्रियों ने, प्रवक्ताओं ने किया है। ये ऐसी बात है, इस पे टूल हम नहीं दे सकते क्योंकि ये बिल्कुल जरूर। ठीक है उदय सिन्हा साहब, हर एक छोटी बात पर ट्विटर बम फोड़ने वाले केजरीवाल अगर खुद उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, इस मामले में कोई प्रतिक्रिया ना दें तो क्या चीजें कुछ सस्पिशियस नहीं हो जाती? ये हमारे ख्याल से ये उनकी स्ट्रेटजी है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे उस पर स्पष्टीकरण नहीं दे और उनके सिपासालार लोग जो हैं वही उस पर स्पष्टीकरण दे। मनीष सिसोदिया उनके सबसे बड़े सिपासालार हैं, कुमार विश्वास उनके सिपासालार हैं। वो अभी तक तो दूसरे खेमे में थे। दूसरे खेमे से संभवतः, जैसा मुझे लग रहा है, अभी हम लोग आपस में भी बात कर रहे थे, हमारे साथी अत्रे साहब जो बैठे हैं, कि जरूर इन्हें कोई न कोई आश्वासन मिल गया है। और वो आश्वासन क्या हो सकता है? सरकार में वो आएंगे नहीं, सरकार में आएंगे नहीं तो आश्वासन क्या हो सकता है? वो राज्यसभा की सीट हो सकती है। राज्यसभा की सीट का आश्वासन मिला। और ये कब मिला? उस दिन जो रात में अरविंद केजरीवाल जो गए थे उनके यहाँ, कुमार विश्वास के यहाँ, संभव है उस दिन मिला हो, संभव है आज मिला हो, क्योंकि ये यू टर्न है। यू टर्न है इसलिए कि इसके पहले जो मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी उनके सबसे बड़े, सबसे विश्वासी व्यक्ति माने जाते थे कुमार विश्वास के। और सडनली मिश्रा कपिल मिश्रा के आरोप पर वो अब ये कह रहे हैं कि 12 वर्षों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, इनके साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, और उस व्यक्ति पर ऐसा आरोप संभव नहीं है। और भी जो दूसरे लोग उनके साथ काम किए हैं वो लगभग यही कह रहे हैं कि उनके साथ ये नहीं। देखिए मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार के विरोध में आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारी होने और नहीं होने के बीच में एक हेयर लाइन डिफरेंस है। आप उस हेयर लाइन डिफरेंस को क्रॉस कर जाए, आप भ्रष्टाचारी हो गए, उस तरफ चले गए तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ के विरोधी हो गए। तो ये हमारे ख्याल से जो ये बातें हैं वो कौन शुद्ध रूप से भ्रष्टाचारी कौन है और कौन नहीं है, इसका खुलासा तो तभी होगा जब इस पे जांच होगी और सीबीआई जांच करेगी या दिल्ली पुलिस जांच। तो आम आदमी पार्टी तैयार ही नहीं दिख रही ना जांच करने के लिए, ना सफाई देने के लिए। वो नहीं होगी ना, कैसे होगी? उस पे ये बातों को तूल नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि दोनों चीजों पर रिएक्शन आपसे चाहूंगा। पहला जो कहा है उदय सिन्हा साहब ने कि भाई हो सकता है कुमार विश्वास को कोई प्रलोभन दिया गया हो, कोई पेशकश दी गई हो सकता है वो राज्यसभा सीट ही हो। वहीं साथ ही साथ ये भी स्पेकुलेशन सामने आ रही है कि भाई कपिल मिश्रा को विरोधी पार्टियों की तरफ से कुछ फंड दिया गया है या फिर देने की बात कही गई है और इसलिए कपिल मिश्रा ने ये विरोध अपना जताया है। देखिए सिन्हा साहब ने बिल्कुल वाजिब बात बोली। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुमार विश्वास का 3 दिन पहले जब ये सारा इनका ड्रामा हुआ था, तो उसके बाद जो इन्होंने, जब इनका सब पैचअप हुआ, जब केजरीवाल जी उनको रात को घर लेके गए और उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने पीएससी की मीटिंग के बाद अपना जो दिया है मीडिया के बाहर आकर के अपना स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने 4 बातें बोली थी कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ना उप मुख्यमंत्री बनना है, ना पार्टी का चीफ बनना है जी। लेकिन कहीं उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे राज्यसभा सांसद बनना है। उन्होंने बार बार ये जोर देके बोला कि मुझे कोई पार्टी में पद नहीं लेना मुख्य, तो राज्यसभा की बात को वहीं रोक गए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक सब लोगों को मालूम है कि ये झगड़ा सारा राज्यसभा की सीटों का था और राज्यसभा की उनको कमिटमेंट मिलते ही आज उसी कपिल मिश्रा के एक विरोध में वो कुमार विश्वास बोल रहे हैं कि जिस कपिल मिश्रा उनके घर पर उनकी संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े हुए थे, उसी का खामियाजा उनको मंत्री पद से गंवाना पड़ा। और दूसरी बात जो ये अभी एक लगाया गया है कि ये तो बिल्कुल अनर्गल आरोप है कि विरोधियों ने उनको पैसा दिया होगा। देखिए कोई भी मंत्री जो है
ये बहुत अनुचित बात है कि आप उसको कहें कि वो पैसा लेकर के अपना मंत्री पद खतरे में डाल देगा और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देगा। अभी जैसे बोला गया था सिन्हा साहब का, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा इनकी बात का कि ये जो लैंड डील वाली बात आई है, देखिए लैंड डील वाली बात कहीं से आ ही नहीं सकती है। केजरीवाल जी का जितना भी वो है, उनका जो भी उनके सोर्स ऑफ इनकम है या जितना भी उनका एसेट्स हैं, सब पब्लिक डोमेन में, और कहीं भी उनकी उसमें ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी उनके पास 50 करोड़ की कोई जमीन हो जिसका वो सौदा सत्येंद्र जैन जी उनको पैसा देने गए हो, और किसी और की जमीन का पैसा उनको क्यों देने गए होंगे। ये तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं किसी और जमीन की आड़ में किसी और चीज का पैसा दिया गया, क्योंकि सामने कोई और लोग बैठे थे। पर ये इस बात से आप कैसे इसको आप नकार सकते हैं कि एक जिम्मेदार आदमी और आप ही की पार्टी का आदमी इतना बड़ा आरोप आकर के लगा रहा है, और आप कह रहे हैं कि अनर्गल आरोप। आपको जिम्मेदारी के हद पर आकर के, अगर आप ईमानदार आदमी हैं, आपने ईमानदारी के दम रखते हुए आप राजनीति में आए हैं, अपने आप को देश का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी आज भी आप बोलते हैं कि आपसे बड़ा ईमानदार आदमी देश की राजनीति में कोई नहीं है, और आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है। इतिहास में किसी मंत्री ने अपने मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया इस तरह से। तो आपको निश्चित तौर पर तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आपके पास सत्ता का लालच नहीं है। आपने बोला हमें सत्ता का लालच नहीं है, हम यहाँ पे सत्ता में जो है परिवर्तन करने आए हैं, और आपके ऊपर आया तो आपको चाहिए कि जिस प्रकार से पहले नेताओं पे अगर आरोप लगता था तुरंत उन्होंने इस्तीफे दिए, तो आपके ऊपर तो आपके मंत्री ने इतना बड़ा रिचा पांडे, बहुत संक्षेप में ये चीज नहीं जानना भी चाहूंगा और समझना भी चाहूंगा कि आरोप दर आरोप आपके ऊपर लगे हैं, अब खुद मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा है, जो मंत्री आपके हैं जिनको आपने मीडिया में तो कहा है कि आपने मंत्री पद से हटा दिया, लेकिन आपने एलजी के पास इस बारे में एप्लीकेशन नहीं भेजी है, उन्हीं के आरोप के बाद आप जांच से क्यों डर रहे हैं? देखिए, कोई जांच से नहीं डर रहा है, और हमारी पार्टी का तो ये इतिहास रहा है कि हम एकदम ओपन में हैं। हमारे पार्टी के हर व्यक्ति को जो भी किसी भी पद पे है, किसी भी संवैधानिक पद पे है, चाहे वो मंत्री हो या एमएलए हो, हर कोई बहुत ही एक्सटेंसिव स्क्रूटनी में हमेशा से रहा है। अगर हमारे तो मुख्यमंत्री और किस मंत्री के घर कितने बजे कौन आता है कौन जाता है, इस तक की भी सीबीआई द्वारा और अदर जांच एजेंसीज द्वारा रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। तो इस तरह की बातें करना कि मतलब एक स्पेक्यूलेशन लगाना, मेरे को लगता है कि हमारे जो दूसरी पार्टी के लोग हैं बचाव के लिए गए थे जितेंद्र तोमर के, लेकिन उनकी बीएससी और एलएलबी दोनों डिग्री फर्जी निकली। जहां जिस देश के प्रधानमंत्री की जिस देश के प्रधानमंत्री की और शिक्षा मंत्री की डिग्रियों पर प्रश्न चिन्ह हो, उनको इस प्रकार के मतलब प्रश्नों में ना घेरा जाए तो बहुत ही उचित होगा। मतलब नहीं और कपिल मिश्रा पे आते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि टैंकर घोटाला नहीं, जहां मैं ये कह रही हूँ कि आप टैंकर घोटाले की बात करने गए थे कपिल मिश्रा जी, और बापू की समाधि पे जाकर वहां जहां पर कोई वहां टेबल चेयर नहीं लगवा सकता है, कोई भी एमएलए, कोई भी चीफ मिनिस्टर बापू की समाधि के सामने टेबल चेयर नहीं लगवा सकता। आप मीडिया के साथी इस बात को जानते हैं। वहां वो टेबल चेयर लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अगर एक उनके पास बैकबोन है कहीं से, तो प्रश्न उठता है कि कहां से आई बात। वो टैंकर घोटाले की करते रहे और अचानक वो ये 2 करोड़ पे आ गए, तो समझ नहीं आता कि वो इस तरह की मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और जहां तक कि हमारे दूसरे साथियों का सवाल है, रिचा पांडे, वो स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? क्या कोई आपकी कोई विरोधी पार्टी? वो तो मीडिया को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो कहां पर है जी। वो तो हमारे दूसरे पार्टी के साथियों को उनको पता होगा ज्यादा कि वो कैसे आ रहे हैं। डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये एक छोटी बात नहीं है। और अनर्गल आरोप लगाना, इस तरह की बात करना, आई थिंक इस पे तूल देने की इसमें कोई वजह नहीं दिख रही है। ठीक है मैम, इस वक्त अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्विनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भाई कहा जा रहा है कि नक्सलवाद को छोड़कर, आतंकवाद को छोड़कर आम आदमी पार्टी के पीछे बीजेपी पड़ गई है और अभी बीजेपी की करनी है, जो कपिल मिश्रा ने ये बात बोली है। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो कपिल मिश्रा ने कोई आरोप नहीं लगाया है, बाकायदा उन्होंने गवाही दिया है जी। वो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ में गवाही देने के लिए तैयार हूं, जितनी भी एजेंसीज हैं वो जो भी मुझे बुलाएंगे मैं वहां गवाही देने के लिए तैयार हूं। रिचा जी प्लीज, रिचा पांडे वापस मैं लौटूंगा आपके पास। अरे मिश्रा को कहिए कि उन्हें जेल में भेज दें। बहन जी जरा सुन लीजिए प्लीज, मिश्रा ही संविधान हो गए हैं तो उनको जेल में भिजवा। बहन जी जरा हमें भी सुन लीजिए जी, हमें भी सुन लीजिए। मैं आपको अगर आप लोग ही गवाहियां देंगे, आप लोग ही सजा भी सुना दीजिए। फिर हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप लोग गवाहियां दीजिए। बहन जी अभी पहुंचाओ, जरा मुझे सुन तो लीजिए। जहाँ कोई टेबल चेयर नहीं लगा सकता। ठीक है रिचा पांडे मिश्रा, एक बार आप कोशिश कर लीजिए।
टेबल चेयर लगवानी नहीं हो रही है। टेबल चेयर तो कोई भी ईमानदारी पे लगा के भी मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये गलत बयानी कर रही है। वहां पे हमने अन्ना हजारे के साथ 2 दिन का वहां अनशन किया हुआ है, पता नहीं कैसी बात कर रही है। वहीं राजघाट के बगल में उसी सड़क पे किया हुआ है अनशन, इनको पता ही नहीं है। और सुनिए ठीक है ऋचा वाणी मिश्रा, आपको पूरा मौका में आपको मिलेगा। टेबल चेयर पे हमको नहीं उलझते मैम, बात 2 करोड़ की है, मुख्यमंत्री के ऊपर रिश्वतखोरी का आरोप। सीधी सी बात है, अभी भी अपना बयान रखने का अधिकार है। मैं अपने अधिकार, अरे मुझे बोलने देंगी बहन जी, नहीं बोलने देंगी। आपको सिखा के भेजा गया केवल बोलते रहना, दूसरों सुनना मत। गलत नहीं, आपको ट्रेनिंग दे के भेजी गई कि आप केवल बोलते रहना, सुनना मत। सुन लीजिए पहले। नहीं, ट्यूटोरियल्स तो बीजेपी के लोग देते हैं। अच्छा ठीक है बहन जी, ट्यूटोरियल्स तो जैसे बरखा शुक्ला ट्यूटोरियल आपने दिया था ना, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ बहन जी। राजनीतिक बयानबाजी में हम लोग यहाँ नहीं उलझते, उस बहस में नहीं उलझते। ऋचा पांडे मिश्रा, दरख्वास्त है आपसे, ये दरख्वास्त करिए आपसे ऋचा पांडे मिश्रा, एक एक अपनी बात आप रखें, राजनीतिक बहस में ना उलझे, जो मुद्दा है उसके ऊपर हम लोग रहते हैं। अश्विनी उपाध्याय, आनंद मैं आपको बताऊं 3-4 बातें ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये, एक संविधान की शपथ लेके एक मंत्री ने ये आरोप लगाया है और कह रहा है मैं गवाही भी दूंगा। अब और एक मंत्री उसने ये कह रहा है कि एक मंत्री 2 करोड़ रुपए दे रहा है, दूसरा मुख्यमंत्री ले रहा है। तो ये मामला 3 मंत्रियों के बीच में है, जो तीनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक पद पे है। इसलिए ये मामला सामान्य मामला नहीं है, सामान्य आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, ये अलग मामला है। इसको आप समझना पड़ेगा, जनता इसको समझे इस चीज को। अब इसके बावजूद सच्चाई कैसे सामने आएगी? इनके कहने से सच्चाई सामने नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं आज हो क्या रहा है। पहले केजरीवाल जी अपने भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, फर्जी डिग्रीधारियों को सर्टिफिकेट देते थे, आज उनके नीचे वाले उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये आपस में सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलने वाला है। जनता की नजरों में आप उतर चुके हैं, इसका एक ही तरीका है। एक बार मैं मान लेता हूं कि केजरीवाल जी ने 2 करोड़ रुपए नहीं लिए, एक बार मैं मान लेता हूं कि उन्होंने 50 करोड़ की जमीन नहीं अपने रिश्तेदार के नाम करवाई, आप तत्काल मैं सरकार को भी इस्तीफा देने की बात नहीं कह रहा हूं, सरकार चलनी चाहिए, इनके पास बहुमत है, लेकिन 2 लोग अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन, इन 2 लोगों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और तत्काल इस पूरे मामले को ये हाईकोर्ट के एक जज के अंडर में एसआईटी बना दे। एलजी से रिक्वेस्ट करें, वो बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर बना दे या सीबीआई को हैंडओवर करना, जिससे भी जांच कराना चाहे। लेकिन अगर ये वास्तव में अपनी क्रेडिबिलिटी को, थोड़ा बहुत इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर बचाना क्रेडिबिलिटी के ऊपर दरअसल एक स्पेशल रिपोर्ट हमारे पास है, तत्काल इनको इस मामले को हैंडओवर कर देना चाहिए। ये सामान्य मामला नहीं है और इनके कहने से नहीं, हमने देख लिया। अभी तक केजरीवाल सबका सर्टिफिकेट देखते थे, अब कुमार विश्वास उनको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ठीक है अश्विनी, कुमार विश्वास वापस लौटूंगा। दर्शकों को रिपोर्ट हम दिखा देते हैं कि आम आदमी पार्टी का जब अस्तित्व बना था, उस वक्त एजेंडा क्या था और इतने वक्त के दौरान एजेंडा कहां कर अटक गया। एक रिपोर्ट आप देखिए। मफलर, चश्मा, कुर्ते के बजाय शर्ट पैंट, आरटीआई एक्टिविस्ट, आम फहम जुबान बोलने वाला अड़ियल मिडिल क्लास या छवि अरविंद केजरीवाल की पहचान बनी। उनकी शैली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी नाम भी लोगों को लुभाता रहा। देखते देखते केजरीवाल ब्रांड हो गए और ब्रांड को खड़ा करने वाले पार्टी से बाहर हो गए। केजरीवाल जैसे जैसे सत्ता के शिखर पर पहुंचे, दुकेले होते चले गए। शीर्ष पर वो और उनके नायब मनीष सिसोदिया भर रह गए। ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी केजरीवाल ने खुद तोड़ दी। नतीजा, नीचे उतरने का कोई जरिया न रहा और अर्श से फर्श पर केजरीवाल आ गिरे। ब्रांड इमेज नेगेटिव हो गई। हमला कर भागने वाली और अपने वादों पर ना टिकने वाली छवि के साथ अहंकार और अति महत्वाकांक्षा उन्हें ले डूबी। ऐसे में ईवीएम को दोषी ठहराना खुद को धोखा देने के बराबर है। अब अगर परसों हम हार जाते हैं, अगर परसों ये नतीजे आते हैं जो कल रात को हुए हैं, तो ईट से ईट से ईट बजा देने के केजरीवाल के बयान में उनका झूठा दंभ नजर आता है। सड़क पर उतरकर आंदोलन की धमकी देना धोखा है, क्योंकि राजनीतिक वजूद बचाने के लिए आंदोलन उनकी मजबूरी बन गई है। हालांकि राजनीतिक रूप से केजरीवाल सयाने साबित हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई और जन लोकपाल के मुद्दे पर उसे ही ढेर कर दिया। दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं आप में से एक आदमी हूँ। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर पार्टी गिरे तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है।
अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता बहुत प्रभावित थी। केजरीवाल अपना विरोध करने वाले के घर तक चले जाया करते थे। सीएम बनने के बाद छोटी गाड़ी से चलने का अंदाज लोगों को कुछ अलग लगा। केजरीवाल ने शुरू में मुख्यमंत्री का बंगला लेने से इनकार कर जनता की श्रद्धा और बढ़ा दी। सुबह पत्नी के साथ सड़क पर आम आदमी की तरह सैर और लोगों से बातचीत की मिसाल भी अच्छी लगी। शीला सरकार के मुकाबले केजरीवाल जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं की सुनवाई करते थे। उन्होंने मुफ्त पानी देने और रियायती बिजली देने का वादा भी पूरा किया। सबसे बड़ी बात ये कि उन दिनों बिजली कंपनियों के आतंक को खत्म करना गरीब आवाम को खासा पसंद आया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री होते हुए राजपथ पर धरना तक दे डाला। ऐसी मिसाल कम ही मिलती है। संसद और सांसदों के लिए अभद्र शब्दों के इस्तेमाल के साथ खुद को अराजकतावादी कहना करप्शन से नाराज दिल्ली के युवाओं के दिल को छूने वाला था। लेकिन पुलिस से संघर्ष के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे जिद्दीपन और हठधर्मिता करार दिया। अब ब्रांड केजरीवाल एक अधिनायक की तरह उभरने लगे। मीडिया उनका मेंटोर बन गया। टीवी चैनल ठीक उसी तरह प्रमोट करने में लग गए जैसे आज योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हर बात को दिखाया जाता है। कांग्रेस का बदनुमा दाग छुड़ाने के लिए लोकपाल के बहाने इस्तीफा देने का फैसला अकेले ही कर लिया। जनता ने भगोड़ा कहा तो होश आया। घूम घूमकर गलतियों के लिए माफी मांगी और विशाल बहुमत के साथ दिल्ली सरकार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पार्टी में शुद्धिकरण अभियान शुरू हुआ। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार वगैरह वगैरह का सिविल सोसाइटी की अपनी सरकार से भयावह मोहभंग हुआ। बुद्धिजीवी वर्ग की पार्टी कही जाने वाली आम आदमी पार्टी से चुन चुनकर बुद्धिजीवियों को बोल्शेविक क्रांति के अंदाज में निकाला गया। ये लगभग वैसा ही था जैसे कांग्रेस से पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी को बेदखल करने के लिए अपमानित किया गया था। अरविंद केजरीवाल अब बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। अब वो दूसरे राज्यों में पर फैलाने लगे। वो कांग्रेस की जगह भरने की तैयारी में लग गए। पंजाब और गोवा में पार्टी ने बड़ी तैयारी से उम्मीदवार उतारे, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक रूप से खेत रहे। पार्टी की ऊंची उड़ान नाकाम रही और जमीन पर आ गिरी। वहीं केजरीवाल को दिल्ली वालों पर अपना जादू बरकरार रहने की बदगुमानी थी। एमसीडी चुनाव ने उन्हें बता दिया कि मार्केटिंग और पैकेजिंग के सहारे सियासत के बाजार में लहरें भले ही पैदा की जा सकती हैं, लेकिन थाह नहीं ली जा सकती। लेकिन सबसे बड़ा सदमा पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को लगा, जो साफ सुथरी राजनीति और बदलाव की उम्मीद केजरीवाल से पाले हुए था। लेकिन केजरीवाल भी अधिनायकवादी राजनीति से उबर नहीं सके और अपनी ही गलतियों के शिकार हो गए। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। विजय पांडे मिश्रा रिपोर्ट के बाद सीधा मैं आप ही के पास आऊंगा कि जन लोकपाल बिल की बात करने वाले जब खुद के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सफाई देने से भी क्यों कतराते हैं? क्यों नहीं लोगों के सामने आकर कहते कि भाई हाँ हमने कुछ गलत नहीं किया, उस बात की जांच होनी चाहिए? आनंद जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद। आपने एक इतना नेगेटिव पैकेज चलाया है तो बिल्कुल न्यूट्रल डिबेट तो आपने नहीं रहने दी है जी। आपको भी सर्टिफिकेट। अच्छा रचा जी, तथ्यात्मक गलती आप उस रिपोर्ट की मुझे बता दीजिए। किसी भी तथ्यहीन चीज को किसी भी नहीं बिल्कुल आप ये बिल्कुल एक नेगेटिव रिपोर्ट चलाई है आपने। तो ऐसा दिखा दिया है कि आम आदमी पार्टी एकदम करप्ट है। अपने मतलब जिस तरह की रिपोर्ट आप लोग चलाते हैं, आपका मतलब सब मोस्टली बहुत सारे लोग चलाते हैं। सारे मीडिया वाले तो हम एमसीडी के भी चुनाव लड़े, हमने कोशिश की और हम हर चीज जनता की साबित कीजिए ना। वो चेहरा दिखाया गया था कि जब अधिनायक की तरह उभरे थे अरविंद केजरीवाल और फिर एमसीडी चुनाव में जो हश्र हुआ, बीच बीच में आप ही के पार्टी के लोगों ने आप ही के ऊपर आरोप लगाकर लोग अलग होते गए, वो तमाम चीजें रखी गई ऐसा है कि 2000 सुन लीजिए। हाँ, मैं जवाब ले लीजिए कि 2014 में लोकसभा की जब लहर चली थी मोदी जी की, उसके बाद 7 इनके एमपी बने थे दिल्ली में। उसके बाद आपने ऐसा पैकेज नहीं चलाया जब इनके 3 और कांग्रेस के जो टॉपिक है उस पर बात नहीं करना चाहती हैं रजा जी। चलिए ठीक है, ये केवल बाएं बात करेंगे। हार और जीत। अरे बड़े भाई चुप हो जाइए। बड़े भाई उनको बोलिए आज के 2 करोड़ पे बात करिए आप। तो फिर अगली बार आज के हवाला कारोबार पे बात करिए आप। आज जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा गया है उस पर बात करिए आप। 2 करोड़ पे आप जो टाइम पास कर रही हैं इस पूरे डिबेट का चाहती हैं कि 8 बज जाए मैं से यहाँ निकल जाऊं, ये आपको सिखा के भेजा गया। आप ये बताइए वो जो 50 करोड़ की जमीन
अरविंद केजरीवाल जी के साढ़ू को दी गई। वो साढ़ू की जमीन का वो कहां से आया पैसा? वो 50 करोड़ की जो लैंड डील हुई अरविंद केजरीवाल जी के साढ़ू के लिए, उसकी बात करिए आप। जो 2 करोड़ कैश की बात करिए आप उसकी बात नहीं कर रही है। न्यूट्रल डिबेट एजेंडा आप आम आदमी पार्टी को आज सामने जवाब देने के लिए मैं माना होगा। विरोधी पार्टी बीजेपी की तरफ से जो सवाल है उन्हीं सवालों का जवाब आप दे दीजिए, लोग जान लेंगे। जवाब दीजिए। पहली बात आप सबूत के साथ अपनी देना चाहती हूँ, पर नहीं जवाब नहीं दे रही है। आप ये बताइए कि सत्येंद्र जैन सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब देते? हमारे जो हम लोगों के सवाल है, जो जनता के सवाल है, वो मीडिया के माध्यम से जवाब दो। आप मुझे बता दीजिए, आपने मुझे डिबेट में किस लिए बुलाया ये भी बता दीजिए। नहीं डिबेट इस बात का बिल्कुल संज्ञान नहीं। ऋचा जी चलिए ठीक है। अश्विनी जी वापस लौटूंगा। ऋचा पांडे ना तो इनको चुप नहीं करा रहे, नहीं आपको इन्हें चुप कराना पड़ेगा। अरे ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। आप टाइम पास कर रहे हैं, जवाब देंगे। आप जवाब देने की जिम्मेवारी है किसी पर होंगे, यहाँ पर न गलाए। नहीं ऋचा जी, आप जवाब देकर सबको आप खुद ब खुद जवाब देने के लिए मुझे समय देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, समय आपके पास है, आप अपना जवाब दीजिए। नहीं तो अश्विनी जी को मना कीजिए बोलने से। मैम अपना जवाब शुरू तो कीजिए ऋचा जी। देखिए मैं फिर से कह रही हूँ कि जहां पर कहीं भी हम अगर कहीं भी ऐसी लाइफ में आते हैं कि हाँ हमसे कोई गलती हुई है, हम तो ओपनली कहते हैं कि आप हम पे केस चलाइए, तथ्यों को सामने लाइए, परंतु आप सत्येंद्र का नाम ले रहे हैं, आप XYZ का नाम ले रहे हैं। जहां पर हम दोषी पाए गए हैं या हमारा एक भी मंत्री दोषी पाया गया, आपके मंत्री कैबिनेट से निकाला। ऋचा जी, आपके मंत्री ने मीडिया के सामने कहा कि उनके सामने तमाम सारी चीजें हुई हैं। आनंद जी आप बात सुन लीजिए जी। आनंद जी आप बात सुनिए। MCD चुनाव में हमें पता चला कि पानी की बहुत किल्लत हो रही है जी। और अगर हमने अपने मंत्रिमंडल को रिजिट किया है, उसका पुनर्गठन करने की कोशिश की है जी। नहीं ऋचा पांडे जी, मंत्रिमंडल देखिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल पानी से आ रही है, संतुलन खो बैठा है। मतलब ये विधान बात है। MCD को चुनाव कपिल मिश्रा की वजह से हारी है या EVM से हारी है, पहले स्पष्ट कर लीजिए। अभी तक आप कहती थी अलग चर्चा का विषय है। ऋचा पांडे जी, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर आपके ऊपर अगर आरोप है तो कपिल मिश्रा के ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, उनके ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराते? अगर आपको आरोप गलत लगते हैं तो मीडिया के सामने आके खंडन क्यों नहीं करते? आरोप अगर गलत है तो आप जांच क्यों नहीं बैठवाते? सत्येंद्र जैन और केजरीवाल जी कहाँ डूबके हुए वो बताइए पहले। वो दोनों दुबक कहाँ गए? वो कैसे करना है जी? नहीं केजरीवाल जी ने पहले जवाब सुन लीजिए पहले। अगर इस तरह के दुबक के बैठने वाली बयानबाजी दुबक के बैठे जेटली जी का आरोप लगाया था, जेटली जी ने केस किया। दुबक के बैठने जैसे जेटली जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया, उन्होंने डिफेमेशन केस किया। गडकरी जी के ऊपर आरोप लगाया, गडकरी जी ने केस किया। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अनंत जी, आपको अगर अपने चैनल पर लड़ाई करवानी है, जवाब नहीं सुनना है, बिल्कुल जवाब सुनना है। आप पैनलिस्ट को बुला के हैरेस करेंगे इस तरह के गंदी बयानबाजी करने वाले वाह ठीक है। अश्विनी जी, उनका पहले जवाब हम सुन लेते हैं, पूरी बात है जी। ऋचा जी अपनी बात आप रखिए। तो ये पार्टी अपने आप डिसाइड करेगी कि इस केस का क्या करना है, वो समय आने पे हो जाएगा। परंतु मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी कोई इनके पास कोई सबूत है तो वो पेश करें, ये तो ACB CBI में जाके पेश करें। सत्येंद्र जैन के खिलाफ इनके पास कोई सबूत है तो पेश करें। हम तो शुरू से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ, हमारे किसी मंत्री के खिलाफ कोई सबूत है, कोई भी पेश कर सकता है। परंतु क्या होता है कि लोग मीडिया में बयानबाजी करके, ठीक है ऋचा जी, वापस तो लौटूंगा। उदय सिन्हा साहब आपके पास आऊंगा। क्या इस चीज को कहकर बचा जा सकता है या फिर लोगों के सामने सही तस्वीर रखी जा सकती है कि भाई अगर आप आरोप लगा रहे हैं आप सबूत भी पेश कीजिए? क्या नैतिक आधार पर अरविंद केजरीवाल का, सत्येंद्र जैन का कर्तव्य नहीं बनता कि लोगों के सामने आकर वो अपनी बात रखें, क्योंकि उन्हीं लोगों ने चुनकर उनको पद पर बैठाया है? देखिए, एक तो मुझे ये लग रहा है इस पूरे डिबेट डिस्कशन में कि डिबेट डिस्कशन को एक तरफा हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है और उसे रोका नहीं जा रहा है। ये आपका धर्म है कि आप उसे रोकिए। जब अगर अश्विनी जी कोई बात कर रहे हैं तो उसे भी हमें सुनने दीजिए, ऋचा जी बात कर रही हैं उसे भी हमें सुनने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो उनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है। चलिए मैंने मान लिया कि ऐसी बात नहीं है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिर कार्रवाई तो होनी चाहिए। फिर या तो कपिल मिश्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए या जिस पे आरोप लगा है उस पे कार्रवाई होना चाहिए। इस सब के बावजूद एक बात है राजनीति में,
बहुत सारी चीजें नैतिकता के आधार पर की जाती हैं। नैतिकता के आधार पर ही, अगर आपको याद हो, उमा भारती जी ने वहां से मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री थी और उन्होंने इस्तीफा दिया था। आडवाणी जी ने दिया था। और आडवाणी जी में ये सार्वजनिक जीवन में जो नैतिकता का आधार होता है वो बहुत बड़ा आधार होता है। मदन लाल खुराना जी ने इस्तीफा दिया था। क्योंकि इसके अलावा तो सिर्फ ये आप बेहयाई के अलावा और कोई बात नहीं है ना। तो नैतिकता के आधार पर, सबसे पहले नैतिकता के आधार पर या तो कपिल मिश्रा जी को ही इस्तीफा देना चाहिए, वो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए। अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं दिया अभी तक उन्होंने। सत्येंद्र जैन जी को इस्तीफा देना चाहिए, अभी तक उन्होंने नहीं दिया। अब ये कैसे इसको साबित किया जाए? प्राइमा फेसी पहले केस मानिए, तब तो उसको एस्टेब्लिश किया जाए। पहले प्राइमा फेसी कोई केस मानने के लिए तैयार नहीं है। पैसा लिया या नहीं लिया ये हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, ये जिसने देखा ये उसी के सामने दूसरे एक मंत्री ने ये आरोप लगाया। तो ये इसे गंभीरता से लेना चाहिए कि एक जो संवैधानिक पद पर है, संविधान की शपथ जिसने ली है, वो ये आरोप लगा रहा है। अब इसका कैसे खुलासा हो? खुलासा तो तभी होगा जब कोई बड़ी संस्था आए और उसकी जांच करे। तो ये तो अरविंद केजरीवाल को स्वयं उस कुर्सी से उतर के और बोलना चाहिए कि आप इसकी जांच करा लीजिए, और मुझे अगर लगता है कि ये जांच अतिशीघ्र कराइए ताकि मैं फिर से आके कुर्सी पर बैठ सकूं। लेकिन आप वहां बैठे रहिए और कुछ बात भी मत मानिए। कपिल मिश्रा जी बोलते रहे और उसके बाद भी कुछ नहीं हो, तो ये कुछ ठीक नहीं लगता। ये सिर्फ लगता है कि सिर्फ तू मैं की लड़ाई हो रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग बीच में कंफ्यूज जाएंगे। अनुज आत्रे, आपके पास मैं आता हूं कि एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है। कपिल मिश्रा की तरफ से कहा जाता है कि भाई 3 ही लोग मौजूद थे, उनमें से 2 लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है, एक व्यक्ति है जो सीधा मीडिया के सामने आरोप लगा रहा है। मामला इतना हल्के में लिया जा सकता है क्या? ये निश्चित तौर पे नहीं लिया जा सकता। और अब तो ये नैतिक मूल्य वाली बात भी नहीं रह गई, अब तो ये कानूनी एक इसका पहलू इसका देखा जाना चाहिए कि सीधा उन्होंने गवाही दी है, मीडिया के सामने दी है, सब चीज ऑन रिकॉर्ड्स आ गई है। अब तो इसमें या तो कपिल मिश्रा दोषी पाए जाएंगे या ये सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी दोषी पाए जाएंगे। इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं, क्योंकि सब चीजें ऑन रिकॉर्ड्स आ चुके। एक मंत्री ने दूसरे मंत्री और अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है, और इतने बड़े अमाउंट का आरोप लगाया कि नगद का 2 करोड़ रुपए नगद के लेन देन का आरोप लगाया। तो इसमें तो सीधा एक कानूनी कार्रवाई के इसमें रास्ते खुल गए हैं, और या तो कोर्ट में स्वतः संज्ञान ले, या पुलिस ले, या ये मीडिया की इसमें जो अभी उन्होंने दी है उसको लेते हुए तो सीधा इसमें सबूत उन्होंने दे दिया। और उन्होंने बोला है कि मैं सारी एजेंसीज, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कही जा रही है कि जब यहाँ इसमें पीएससी के सामने स्टेटमेंट देने का क्या मतलब है? एक कानूनी कार्रवाई इसमें आ गया है, सीधा रिश्वतखोरी का आरोप लगा है, भ्रष्टाचार इसमें आया है, तो इसमें पार्टी का अंदरूनी मामला कहां से आ गया? ये तो मुख्यमंत्री और एक मंत्री और दूसरे मंत्री की तरफ से ये है, तीनों इसमें सरकार के जो है वो बिल्कुल संवैधानिक पद पे बैठे हुए जी, और इतने बड़े कैश का मामला है। ऋचा पांडे, आप कह रही है इस बात को लेकर, कहां से आया ये तो एक बात और जोड़ दूं जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना थे जी। हवाला में केवल डायरी में नाम लिखा हुआ था, इस्तीफा दे दिया था। आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था, शरद यादव इस्तीफा दे दिए थे, इवन कांग्रेस के माधवराव सिंधिया और 2-3 और लोग थे उस समय मंत्री, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था नरसिंह राव जी के टाइम में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि एक हवाला ऑपरेटर की डायरी में नाम लिखा था बस, यहाँ तो उनका मुख्यमंत्री साफ कह रहा है कि मैं हर जगह गवाही दूंगा, मैंने सामने देखा है, मंत्री ने कहा। उसके बाद हाँ ठीक है, ऋचा जी आपके पास मांगा, आप कह रहे हैं कि भाई चीजों को बहुत ज्यादा मतलब इतने बड़े आरोप नहीं कि सामने अगर सफाई दी जाए, कहा गया मनीष सिसोदिया की तरफ से, लेकिन लोगों के ऊपर इंपैक्ट ये है कि सोशल मीडिया पर ट्रोल चल रहा है कि अगर जन लोकपाल बिल पास हो चुका होता तो सत्येंद्र जैन और केजरीवाल अब तक पहुंच चुके थे जेल के अंदर और कपिल मिश्रा को 20 लाख रुपए मिल चुके होते। ये ट्रोलिंग हो रही है आप लोगों की, तो अगर जनता को अविश्वास अगर हो रहा है तो फिर क्यों नहीं आपका फर्ज है कि आप सामने आए? देखिए, 2 चीजें हैं, मैं दो जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं कि मदन लाल खुराना डायरी में हवाला का आरोप और इस्तीफा, अभी कुछ महीने पुरानी बात है, और मीडिया के माध्यम से ही मैं वापस उस केस पे ले जाना चाहूंगी कि जहां पर एक डायरी मिली थी कि उन्होंने अमुक जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कितने रुपए लिए थे। हाँ, बात सुनने का मुद्दा रखिए, हम भी सुनते हैं कि कितने करोड़ रुपए उन्होंने किस इंडस्ट्रियलिस्ट से लिए थे, वो सब था। क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो इस तरह डायरी में मेंशन नाम, इस तरह कोई भी कोई चीज बोल दे, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। ऋचा पांडे, इतिहास की बातें कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? ऋचा जी इतिहास की बातें छोड़ते हैं,
मेरे जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर उन्होंने राज्य में प्रवेश नहीं किया था। एक आदर्श जो स्थापित करने की बात की थी वो अरविंद केजरीवाल नहीं की थी। अन्ना हजारे खुद इस बात पर दुख व्यक्त कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ के ऊपर आरोप लगा है। कम से कम उन्हीं के दुख को सुख में बदलने के लिए जो उनके गुरु भी कहे जाते हैं, उन्हीं के लिए अरविंद केजरीवाल सामने आके सफाई दें। अगर सही है तो सामने आने में डर कैसा? जब आप लोग एक माहौल बना के प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो मैं उसका जवाब तो दूंगी ना। आप लोग मुझे जवाब तो लेना ही पड़ेगा। आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मैं सेट कर रहा हूँ तो हवाला कांड में केजरीवाल जी ने जेटली जी के ऊपर आरोप लगाया, जेटली जी ने 10 करोड़ का मुकदमा किया। केजरीवाल जी ने गडकरी के ऊपर आरोप लगाया, गडकरी जी ने 10 करोड़ का मुकदमा किया। ऋचा पांडे जी, आप क्यों नहीं मुकदमा? एक सवाल है सर, आप छोड़ दीजिए आरोपों को। बीजेपी ने आपसे सरकार से इस्तीफे की मांग की, हर चीज मैम हर चीज खुद ब खुद दरकिनार हो जाएगी। हाँ, अगर कपिल सुन लीजिए आनंद जी सुन लीजिए, अपनी बात रखिए। अगर किसी को लगता है कि कोई भी भ्रष्टाचार का केस बनता है या गवाही है या कोई भी चीज है तो उस पे केस करे, उसको पब्लिक डोमेन में लेके जाए। मुख्यमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कहना कि बापू के राजघाट से जाके कि मैं टैंकर का स्कैम कर रहे हूँ और उसके बाद उदय सिन्हा, रिएक्शन सर मैं आपका चाहूंगा इसके ऊपर। क्या सिर्फ कपिल मिश्रा की जिम्मेदारी से बनती है कि आरोप लगाए तो सिद्ध भी वही करे, या फिर जिनके ऊपर आरोप लगा है वो जिस पद पर है? एक तो मैं यहाँ पर मैं आपके स्टूडियो में नहीं बैठी हूँ जी, आप मुझे मैं सुन नहीं पा रही हूँ। नहीं, आपकी बात ऋचा पांडे, ऋचा जी वापस मैं आपके पास, मेरे जवाब के बीच में आप लोग बोलने लगते हैं। ठीक है ऋचा जी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं ऋचा जी वापस लौटूंगा। हमारे साथ उदय सिन्हा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वकालत है ना, यहाँ पर चैनल पे करते हैं, ये सही बात नहीं है जी। आपने 4 करोड़ का जो वकील किया था, ठीक है अश्विनी जी, पुरानी बात है सर। हम लोग वही वाला काम करो। हम लोग अगर कश्मीर से कन्याकुमारी की सभी बात सर यही करेंगे तो फिर समय बहुत कम पड़ जाएगा। किसकी वकालत? उदय सिन्हा जी, आपके पास मैं इस चीज को लेकर कि क्या नैतिक कर्तव्य अरविंद केजरीवाल का और सत्येंद्र जैन का नहीं बनता कि वो सामने आए? बिल्कुल बनता है नैतिक, इसीलिए मैंने इस बात का हवाला दिया कि नैतिकता, पब्लिक लाइफ में नैतिकता कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, पहले तो इसको तय कर लीजिए। और अगर वो नैतिकता होती है तो शुचिता और नैतिकता के आधार पर ये अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है कि वो आए बाहर और उसके बाद वो इस पर सफाई दें। दूसरी बात ये है कि 2 करोड़ हम बात जो कर रहे हैं, अभी मोदी साहब जब से आए हैं वो उनका इतने बड़े कैश के तौर पर लेन देन है, ये स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस इस पर ये कर सकती है, मुकदमा दायर कर सकती है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 2 करोड़ का ये झूठा मुकदमा है, ये झूठा आरोप है और मैं इसका खंडन करता हूं, और वो अपनी सफाई दें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नैतिकता को अगर हम छोड़ देंगे पब्लिक लाइफ में तो फिर हम किस पर बात करेंगे? फिर तो उसके बाद तू मैं तो का कोई अंत नहीं है ना, तो मैं का अंत होना चाहिए। राजनीति सर नैतिकता पर आदर्शों पर आधारित थी। नोटबंदी का सबसे ज्यादा विरोध इसी पार्टी ने किया था। अब ये समझ में आ रहा है कि नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, वापस लौटूंगा। ऋचा जी, सारा का सारा हवाला कारोबार। संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहूंगा, हर जगह से ऋचा जी, हर जगह से सवाल सिर्फ एक ही है। नहीं, बहुत माल खाया मैडम, बहुत माल खाया। वो अलग अश्विनी जी, सर राजनीतिक आरोप पर हम नहीं लोचते यहाँ पर। ऋचा जी, बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा कि आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी सफाई देने से पीछे हट रही है? उनके सामने आने की इसका प्रूफ दे दीजिए। इसीलिए वो दुबक के बैठे हुए, वो इसीलिए दुबक के बैठे हुए सामने नहीं आ रहे। मीडिया की जवाब, मीडिया का जवाब नहीं दे पा रहे। उनका जवाब सर सुन लेते हैं ना। तो आपने हवाला कारोबारी को सर और अश्विनी जी, आप सवाल उठा रहे हैं सर, आप सिर्फ सवाल उठाते रहेंगे तो जवाब कहाँ से आएगा? उनका जवाब एक बार सुन लीजिए। आप जिस स्तर पे गिर के बात करते हैं मैं आपको बहस नहीं कर सकती। जी बहन जी, आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है ऋचा पांडे, ऋचा जी, 16,000 की थाली आप खाओ, 2-2 करोड़ रुपए घूस आप। आप सारे आरोप सर एक ही साथ लगाएंगे। जवाब तो सुनिए सर, आप सर जवाब तो सुनिए। अगर आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपने सवाल लगा उनसे जवाब तो सुनिए आप। ऋचा जी लगा दीजिए, आप सारे आरोप लगा दीजिए। आप ही सुप्रीम कोर्ट बन जाइए, आप ही हाई कोर्ट बन जाइए, आप ही लोग सब कुछ बन जाइए। ऋचा जी, चर्चा का वक्त दरअसल खत्म हो रहा है। बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा कि क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई या इस बात का खंडन सामने आएगा कि नहीं आएगा? सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल क्या सामने आकर कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, और वरना कपिल मिश्रा के ऊपर कार्रवाई कीजिए आप? अगर
कपिल मिश्रा के पास अगर कोई प्रूफ है तो वो दे, उसको पब्लिक डोमेन में ले जाएं, उसको कोर्ट में ले जाएं। इस तरह बेकार की बयानबाजी करके टाइम वेस्ट ना करें। वो एक तरह से शौक में है, वो एक तरह से शौक में है, उनको मंत्री पद से हटाया गया। एनसीडी चुनाव के बाद, नतीजों के बाद दिल्ली जज बोर्ड में दिल्ली में पानी की किल्लत हुई है। इसके बाद अगर हम रिपीट कर रहे हैं, अगर हम अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं, उनसे ऋचा पांडे उस बात पर सवाल है ही नहीं, वो आपका डिस्कशन है। एफआईआर करेंगे। आपने हटाने के पहले ये कहा कि ये परफॉर्म नहीं किए इसलिए हटाया जा रहा है, उसको प्रेरित कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को इस बारे में बेहतर बनाने के लिए। तो सवाल फिलहाल अभी भी उलझा हुआ है। अभी देखना होगा कि जिस आदर्श के बाद ऊपर और जिस नैतिकता के ऊपर आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाया गया था, आम आदमी पार्टी उस आदर्श को, उस नैतिकता को रख पाती कि नहीं रख पाती। स्पेशल एडिशन में फिलहाल सिर्फ इतना ही।